Wait for a few seconds. Hello students, welcome. My best wishes for you. Today's topic is especially related to the learning of tense. Before it, you had been taught the learning of present continuous tense. Today I will teach you Hindi to English translation of past continuous tense. You have to know what is past continuous tense and how to identify the sentences of past continuous tense. आज का टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसके पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको बताया गया. पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान आप वाक्य के माध्यम से कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, यह आपको पहले बताया जाए. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का मुख्य पहचान है वाक्य के अंत में क्रिया शब्द में रहा था, रही थी, रहे थे आए, जैसा कि यहां लिखा. अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, वह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस का माना जाता है. पास्ट का मतलब भूतकाल, बीता हुआ समय, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, निरंतर. अर्थात भूतकाल में कर्ता के द्वारा किया गया कार्य अथवा किया जा रहा कार्य निरंतर चलता रहता है, उसी का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब सबसे पहले अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य का अनुवाद आप कैसे करोगे, इसे आपको बताया जाए. अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला. सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की वाज वर्ब प्लस वर्ब, कॉन्टिन्यूअस होने के नाते उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. इस तरह से इस फार्मूला को फॉलो करते हुए आप अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेंटेंस, खिलाड़ी अपने दोस्त के साथ बस से कानपुर जा रहा था. वाक्य के अंत में रहा था है, तो आप पहचान गए कि यह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. सब्जेक्ट कर्ता, खिलाड़ी द प्लेयर, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग हुआ, प्लूरल नंबर होता तो वर्ब. तो द प्लेयर वाज. वर्ब में आईएनजी अर्थात वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे. जाना, जा रहा है, गोइंग. तो द प्लेयर वाज गोइंग. अब सुटेबल ऑब्जेक्ट यहां जो वर्ब से बिल्कुल संबंधित हो उसे रखा जाए कानपुर, टू कानपुर. द प्लेयर वाज गोइंग टू कानपुर. अब रिमेन पार्ट ऑफ बस से, बाय बस. अपने दोस्त के साथ, विद हिज फ्रेंड. द प्लेयर वाज गोइंग टू कानपुर बाय बस विद हिज फ्रेंड. इस तरह से आप इस फार्मूला को फॉलो करते हुए हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें. जैसा कि सब्जेक्ट रखने के बाद आप सीधा पीछे से आगे की ओर आए और अनुवाद सही गया. इसी चीज को आपको फॉलो करना. द सेकंड एग्जांपल, वे सोमवार को अपना पाठ याद कर रहे थे.
Again you have to follow this formula to translate this sentence. Subject they. प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, वर का प्रयोग। They were, पीछे से आगे की ओर है, याद कर रहे, लर्निंग। ऑब्जेक्ट अपना पार्ट, सब्जेक्ट दे है तो अपना की अंग्रेजी, दे का पॉजेसिव केस दियर, दियर लेसन्स। They were learning their lessons. सोमवार को, on Monday. इस तरह अनुवाद हुआ, they were learning their lessons on Monday. वे सोमवार को अपना पाठ याद कर रहे थे। इस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप करेंगे। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद आप कैसे करोगे, ये जानना है। हाउ टू ट्रांसलेट द निगेटिव सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यू हैव टू नो। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब उसमें कभी नहीं अथवा नहीं आना चाहिए, नॉट अथवा नेवर का प्रयोग हो। तो ऑलरेडी यू नो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट अथवा नेवर का यूज किया जाए। तो इसी फार्मूला को आपको फॉलो करना, केवल नॉट अथवा नेवर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो जैसे उदाहरण है, एग्जांपल है, गूंगी लड़की बागीचे में फूल नहीं तोड़ रही थी। You have to translate this sentence into English according to this formula by using not. गूंगी लड़की, सब्जेक्ट है गूंगी लड़की, द डम्ब गर्ल। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होगा, द डम्ब गर्ल वाज। निगेटिव है, आपको बताया गया, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, वाज नॉट, तुरंत वर्ब तोड़ना, प्लकिंग। ऑब्जेक्ट फूल, फ्लावर, बागीचे में, इन द गार्डन। तो गूंगी लड़की बागीचे में फूल नहीं तोड़ रही थी, द डम्ब गर्ल वाज नॉट प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम अपने शिक्षकों का अपमान कभी नहीं कर रहे थे। इस वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला अगेन बाय यूजिंग नेवर। हम अपने शिक्षकों का अपमान कभी नहीं कर रहे थे, सब्जेक्ट वी, हम, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है तो वर, वी वर। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेवर का प्रयोग, नेवर, वी वर नेवर। वर्ब अपमान करना, इंसल्टिंग, वी वर नेवर इंसल्टिंग। The remaining part of this sentence, अपने शिक्षकों का, सब्जेक्ट वी है तो अपना की अंग्रेजी आवर, वी का पॉजेसिव केस आवर, आवर टीचर्स। We were never insulting our teachers. हम अपने शिक्षकों का अपमान कभी नहीं कर रहे थे। इस तरह से आप अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करोगे यह बताया गया। नाउ यू हैव टू नो हाउ टू ट्रांसलेट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब आपको ये जानना है कि इंट्रोगेटिव
इंटरोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में आप कैसे करोगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक की शुरुआत क्या शब्द से होती और दूसरा ऐसा वाक्य होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता है। तो सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा क्या से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद आप कैसे करो। ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से, इंटरोगेटिव। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ द हिंदी वर्ड क्या, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला फॉलो किया जाएगा। आपको मालूम है कि जब क्या सबसे पहले वाक्य में होता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि उस वाक्य से संबंधित हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे पहले लिख देते हैं। तो इस नियम के अनुसार फार्मूला क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, अर्थात केवल हेल्पिंग वर्ब आगे ले आए। यही हेल्पिंग वर्ब क्या का अर्थ निकालेगी। जैसे एग्जांपल देखा जाए, क्या बहरा आदमी सभा में चिल्ला रहा था। पे अटेंशन, वाक्य क्या बहरा आदमी सभा में चिल्ला रहा था। वाक्य की शुरुआत क्या से हुई, यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। क्या क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखना नहीं है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब था अर्थात वाज का प्रयोग होगा, वाज। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट बहरा आदमी, द डीफ मैन, वाज द डीफ मैन, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब चिल्लाना, क्राइम शेष सभा में, इन द मीटिंग, अर्थात असेंबली। तो वाज द डीफ मैन क्राइम इन द मीटिंग अथवा इन द असेंबली। इस तरह से यदि वाक्य में क्या सबसे पहले हो तो अनुवाद इसी तरह हम करते हैं। अब आपको यह जानना है कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव भी हो जाए अर्थात नहीं अथवा कभी नहीं का यूज हो जाए तो आप नॉट अथवा नेवर का यूज कहाँ करोगे। तो इसके पहले भी आपको बताया गया होगा कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब निगेटिव हो जाए अर्थात नहीं अथवा कभी नहीं हो तो नॉट अथवा नेवर का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। जैसे वाज द डीफ मैन नॉट, यहाँ नॉट का प्रयोग होना चाहिए अर्थात सब्जेक्ट के उपरांत यहाँ नॉट का प्रयोग होना चाहिए। जैसे हो क्या बहरा आदमी सभा में नहीं चिल्ला रहा था तो हो जाता वाज द डीफ मैन नॉट क्राइम इन द मीटिंग। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहे क्या से शुरू होने वाला हो या तो क्वेश्चन वर्ड बीच में, अगर निगेटिव है नहीं अथवा कभी नहीं का यूज हुआ है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट अथवा नेवर का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया जाएगा कि यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में, जैसे
जानवर खेत में क्या चल रहे थे? जानवर खेत में क्या चल रहे थे? ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में। अब आप क्या करेंगे? आपको पहले भी अदर टेंस का जानकारी दिया जा रहा था, जो कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट आ जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। उसमें आपको बताया गया कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, क्वेश्चन वर्ड हो, तो अनुवाद करते समय उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। इस तरह से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड यहां आगे आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ड अर्थात वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। क्वेश्चन वर्ड इस वाक्य में है क्या, व्हाट। हेल्पिंग वर्ड प्लूरल नंबर का हेल्पिंग वर्ड वर्ब। What were subject? The animals verb चरना, graze, grazing. What were the animals grazing? The remaining part of the sentence, खेत में, in the field. तो जानवर खेत में क्या चल रहे थे? What were the animals grazing in the field? आपने इस फार्मूला को फॉलो किया। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लास्ट एग्जांपल, रसोई में रोटी कौन सेक रहा था? रसोई घर में रोटी कौन सेक रहा है? यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ध्यान दें, यहां पर कौन शब्द क्वेश्चन वर्ड है, इसे सबसे पहले लिखेंगे हु। वाक्य पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि सिंगुलर था, हु वाज। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का नंबर है। हु वाज बेकिंग, बेक में सेकना, हु वाज बेकिंग रोटी, ब्रेड। रसोई में, इन द किचन। रसोई घर में रोटी कौन सेक रहा था? हु वाज बेकिंग ब्रेड इन द किचन। यदि निगेटिव हो जाए तो यहां नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप रखेंगे इस बार। और ऊपर वाला जो उदाहरण बताया गया, अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इसमें सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए आपको तुरंत वाज के बाद ही अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट नेवर का प्रयोग करना होगा जिस वाक्य में कौन है। तो इस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर इट। यदि आप कोई इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।